नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों आज हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे मित्रों। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने तत्व हैं। तो देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर BS ब्लूम है, ब्लूम गेने है ना, इनसे संबंधित प्रश्न आता ही है हर सब्जेक्ट में आपके। तो डॉक्टर BS ब्लूम ने देखिए अपना सिद्धांत दिया था 1956 में, ठीक है। 1956 में ब्लूम ने सिद्धांत दिया, वहाँ पे इन्होंने 3H का संपर्क दिया था। 3H तत्व बताए थे ना, यानी कि 3H में एक हो जाता है मित्रों आपके हेड, है ना, जिसको कहते हैं संज्ञानात्मक। हेड यानी मस्तिष्क यानी संज्ञानात्मक, ठीक है। ये पहला हो जाता है 3H में। दूसरा हो जाता है मित्रों हार्ट, हार्ट यानी हृदय यानी भावात्मक, तो संज्ञानात्मक हो गया। इसके बाद भावात्मक हो गया। और तीसरा हो जाता है हैंड यानी कि हाथ अर्थात क्रियात्मक, है ना। तो कुल मिलाकर मूल्यांकन प्रक्रिया के मित्रों ब्लूम ने कितने तत्व बता दिए? 3 तत्व बता दिए, है ना। तो इस प्रकार आपके मित्रों जो पहला प्रश्न है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 है, रेखा गणित में किसी शब्द का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। देखिए रेखा गणित का पूछा है मित्रों, है ना। रेखा गणित जिसमें रेखा, कोण, चाप इनका अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी शब्द या किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। देखिए आगमन विधि में उदाहरण से नियम चलते हैं, निगमन में नियम से उदाहरण चलते हैं। ये दोनों विधि यहाँ पे काम नहीं आएगी। प्रदर्शन विधि भी नहीं आएगी, क्योंकि प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें शिक्षक ही छात्रों के सम्मुख किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है, जबकि बाकी बची है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि वह विधि है जिससे रेखा गणित में किसी शब्द का हल ज्ञात किया जाता है, किसी साध्य का समाधान ज्ञात किया जाता है। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि में क्या होती है कि कोई चीज़ पूर्ण रहती है, फिर पूर्ण से उसके अंश या खंड किए जाते हैं। ये होती है मित्रों विश्लेषण विधि, जो रेखा गणित में सबसे उपयुक्त विधि होती है। इस प्रकार मित्रों आपके विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 2 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि गणित विषय का सबसे अधिक सह संबंध किस विषय के साथ है। देखिए गणित का सबसे अधिक सह संबंध पूछा, आपसी संबंध होता है हर विषय में। अब देखिए यहाँ पे हिंदी के साथ, सामाजिक विज्ञान के साथ गणित का नहीं होगा, और चित्रकला में चित्र वगैरह बनाया जाए तो गणित का उनसे संबंधित नहीं है ना। तो बच्चा कौन सा? विज्ञान के साथ। मित्रों गणित का जो सबसे अधिक सह संबंध है वो किसके साथ है? विज्ञान के साथ सह संबंध है। कैसे है? जैसे देखिए आज जो भी वैज्ञानिक प्रगति है, आज विज्ञान का युग है। आज युग कौन सा है मित्रों? विज्ञान का युग है, ठीक है। जो विज्ञान का युग है उसमें देन किसकी पूछी है? गणित की देन है। अगर पूछे कि विज्ञान का युग है आज, वैज्ञानिक प्रगति, उसमें देन किसकी है? गणित की देन है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। शून्य का आविष्कार किसने किया मित्रों? आर्यभट्ट ने ना। तो देखिए आविष्कार है वो तो विज्ञान की चीज़ हो गई, वैज्ञानिक चीज़ है। जो शून्य है वो शून्य क्या है मित्रों? ये शून्य तो गणित है ना। तो इस प्रकार गणित का सबसे अधिक से संबंध विज्ञान के साथ हो जाता है मित्रों। तो आपके प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, गणित शिक्षण उद्देश्यों की कौन सी एक विशेषता नहीं होनी चाहिए। गणित में शिक्षण उद्देश्यों में विशेषता कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये प्रश्न पूछा है मित्रों। तो देखिए विशिष्ट परीक्षण योग्य, जीवन से संबंधित, व्यावहारिक। देखिए व्यावहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में जो काम आए, है ना, बिल्कुल गणित शिक्षण उद्देश्य ऐसे ही होने चाहिए जो व्यावहारिक हो, सही है ये तो। और क्या है, छात्र के जीवन से संबंधित होने चाहिए, जीवन उपयोगी होने चाहिए, सही है। और हाँ, शिक्षण उद्देश्य गणित के ऐसे हो जिनका परीक्षण किया जा सके, जो परीक्षण योग्य हो, मापनीय हो, बिल्कुल सही है। यानी ये तो विशेषताएं होगी। कौन सी विशेषताएं नहीं होगी ये पूछा है। तो देखिए गणित के विशिष्ट उद्देश्य होना ये जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार मित्रों आपके जो प्रश्न संख्या 4 है वहाँ पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 5 पर। अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 मित्रों, निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है। श्रव्य दृश्य सामग्री पूछा है ना। वृत्त चित्र, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड या चित्र विस्तारक यंत्र। तो देखिए जो वृत्त चित्र है मित्रों ये होता क्या है? वृत्त चित्र है, यही आपके श्रव्य दृश्य सामग्री है ना। इसका उत्तर हो जाएगा वृत्त चित्र होती है कोई सत्य घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म, सत्य घटना पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म। और आप जानते हो डॉक्यूमेंट्री फिल्म श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है। बाकी देख लेते हैं बुलेटिन बोर्ड, है ना, ये श्रव्य दृश्य सामग्री बाकी नहीं है। बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, चित्र विस्तारक, है ना। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है मित्रों? बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पट कहते हैं, जिसपे किसी शीर्षक या टिप्पणी को लिखा जाता है। इसमें बालक की रुचि व जिज्ञासा जागृत की जाती है, ठीक है। ये नहीं होगा यहाँ पे। फ्लैनल बोर्ड की बात करूँ, इस पे चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं। खादी के कपड़े का बनाया जाता है फ्लैनल बोर्ड, है ना। यही है प्लाईवुड, मोनोसाइड का बनाया जाता है, ठीक है। ये भी श्रव्य दृश्य नहीं है। अगला है चित्र विस्तारक यंत्र। तो चित्र विस्तारक यंत्र को कहते हैं मित्रों एपिडाइस्कोप। क्या कहते हैं? एपिडाइस्कोप चित्र विस्तारक यंत्र का दूसरा नाम है।
इसमें क्या होता है, जो भी छोटी छोटी आकृतियां हैं उनको बड़ा करके दिखाया जाता है, ये चित्र विस्तार यंत्र कहलाता है। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या जो 5 है वहां पे विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है मित्रों, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था को क्या कहते हैं? देखिए गणित की जो प्रारंभिक कार्य अवस्था है मित्रों वो पूछी है ना। तो देखिए रेखीय गणित है, लिखित गणित है, व्यावहारिक गणित है, मौखिक गणित है। तो देखिए रेखीय गणित तो इसमें रेखाएं है ना, रेखा गणित, रेखा कोण चाप इसका अध्ययन होता है, तो ये नहीं है, ठीक है, उस समय प्रारंभिक में नहीं थी ये। लिखित गणित जो लिखने संबंधित है ऐसा नहीं था। व्यावहारिक गणित जो व्यवहार में दैनिक जीवन में प्रयुक्त होती है ये भी उस समय नहीं थी। यहाँ प्रारंभिक अवस्था पूछी गणित की। प्रारंभिक अवस्था में मित्रों मौखिक गणित थी, है ना, यानी उस समय क्या करता था, गुरु प्रश्न पूछता था और शिष्य प्रश्नों की क्या करता था, उत्तर बताता था। यानी प्रश्नोत्तर विधि आपको पता है शुरुआत से चल रही है, बहुत प्राचीन विधि है, तो वो मौखिक गणित ही है। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या जो 6 है वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है मित्रों, निम्न में से कौन सा आकलन प्रत्यक्ष व त्वरित होता है? तो देखिए इनमें से कौन सा जो आकलन है वो प्रत्यक्ष व त्वरित होता है मित्रों? अब देखिए प्रत्यक्ष व त्वरित आकलन पूछा है, तो देखिए रचनात्मक, योगात्मक, निदानात्मक या गुणात्मक आकलन। देखिए गुणात्मक आकलन में जो बालक का व्यवहार है, गुण दोष है वो परखे जाते हैं ना उनकी जांच की जाती है, ये गुणात्मक आकलन नहीं है। निदानात्मक आकलन में समस्याओं का पता लगाया जाता है ना, समस्याएं पहचानी जाती है, तो ये भी नहीं है, दोनों हट गए। अब बचा रचनात्मक या योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या है, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, इसमें शैक्षिक कार्यक्रम या योजना संबंधी होती है, ये प्रत्यक्ष व त्वरित नहीं है। जबकि जो योगात्मक आकलन है इसी को ना प्रत्यक्ष व त्वरित आकलन कहा जाता है। योगात्मक आकलन को, योगात्मक आकलन है किसी सत्र की समाप्ति पर होता है मित्रों, सत्र के अंत में होता है, सत्र की समाप्ति होता है, और इसे सीखने का आकलन कहते हैं। योगात्मक आकलन को ही सीखने का आकलन कहा जाता है मित्रों। इसमें कार्य प्रदर्शन है बालक का वो देखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 7 है उसका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं मित्रों 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर अंक गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि है। देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछा है मित्रों, है ना, प्राथमिक स्तर पर अंक गणित की, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक स्तर होता है 1 से 5, है ना, यानी कि जो छोटे बालकों के लिए पूछी है अंक गणित। अब देखिए अंक गणित क्या होता है, बस ये 2 चीजें ध्यान में रखती है। तो प्राथमिक स्तर पूछी है तो इसमें जो भी उच्च प्राथमिक है वो हटा दो। तो देखिए निगमन विधि, नियम से उदाहरण ये हटा दो, ठीक है। इसके बाद खेल विधि, संश्लेषण विश्लेषण। तो संश्लेषण और विश्लेषण विधि है वो मित्रों आपके रेखा गणित में काम आती है। इसके अलावा जो बीज गणित है उनमें काम आती है, ठीक है। तो बच्ची कौन सी, खेल विधि। जो खेल विधि है वो प्राथमिक स्तर पर अंक गणित की सर्वश्रेष्ठ विधि। आपको पता है मित्रों कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है ना, खेल विधियां हैं, मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि, है ना, ये खेल विधियां मित्रों। तो इनमें क्या होता है, किंडरगार्टन विधि, है ना, ये खेल विधियां, खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। अंक गणित होता है अंकों का सामान्य ज्ञान देना, है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो आपके 8 है वहां पे विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 ये एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है रीट के एग्जाम में कि मित्रों ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ है भूमि का पूजन, रेखा का मापन, संख्या का मापन या भूमि का मापन। देखिए ज्यामिति शब्द है वो मित्रों 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्या धन मिति, ज्या प्लस मिति से। ज्या का अर्थ होता है मित्रों भूमि, ज्या का अर्थ होता है भूमि, और मिति का अर्थ होता है मापन, यानी भूमि का मापन, है ना। भूमि का पूजन, रेखा का मापन, संख्या का मापन, इनमें कंफ्यूज मत होना। देखिए एक भूमि का मापन, एक भूमि का पूजन, तो भूमि पूजना नहीं बल्कि भूमि मापन सही होगा मित्रों, है ना। देखिए शुरुआत में जब ज्यामिति शब्द आया तब की पृथ्वी के पृष्ठ को, धरातल को मापने के लिए ज्यामिति शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार यहाँ भूमि का मापन बिल्कुल सही होगा। तो आपके विकल्प नंबर 4 सही है मित्रों प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों, और ये आया है मित्रों परिभाषा से, है ना, कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग कर रहा है ना। ये कथन किसका है? देखिए गणित की परिभाषाओं से संबंधित आपको पता है एक प्रश्न जरूर आएगा, 1-2 प्रश्न ना। तो देखिए विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग कर रहा है, ये कथन किसका है? ये परिभाषा किसने दी मित्रों? तो देखिए जिलर और वुडवर्थ ने गणित से संबंधित कोई परिभाषा नहीं दी। तो ये किसकी, यंग की है या कांट की? तो मित्रों ये कथन है कांट का, कि विज्ञान उतना ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग कर रहा है, ये कांट महोदय ने परिभाषा दी। जबकि अगर यंग की बात करूँ, W.A. यंग की बात करूँ मित्रों, तो W.A. यंग ने भी एक परिभाषा दी। वो ये दी कि यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दे,
यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को हटा दे तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता है वो नष्ट हो जाएगी, संपूर्ण भौतिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी, है ना। ये किसका है? W.A. यंग का कथन है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या जो 10 है वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता पूछा है मित्रों, है ना, किसको कहा जाता है? तो देखिए मानसिक सिद्धांत ये गणित का किसने दिया? प्लेटो, अरस्तु, डाल्टन या डाल्टन। तो प्लेटो ने गणित का मानसिक सिद्धांत दिया। मानसिक सिद्धांत क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क ही निर्माण करेगा, ये प्लेटो के विचार थे। इस प्रकार मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो कहलाए। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 11 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 फिर एक परिभाषा आई है, आपके परिभाषा संबंधी प्रश्न जरूर आएगा कि भारत का भाग्य निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन किसका है? भारत का भाग्य निर्माण इस समय वर्तमान में जो भी शैक्षिक प्रक्रिया चल रही है, अच्छी चल रही है ना, वर्तमान में भारत का जो भाग्य निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, मुदालिर आयोग, साइमन आयोग या राधाकृष्ण आयोग? तो मित्रों यह है कोठारी आयोग का। किसका है? कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग कौन लेके आए थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी लेके आए थे, है ना। डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके जनक थे कोठारी आयोग, है ना। ये कोठारी आयोग आया था मित्रों 1964 से 66 में, और इसका दूसरा नाम अगर पूछे तो वो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम है मित्रों। इस प्रकार यहाँ कोठारी आयोग बिल्कुल विकल्प सही हो जाता है। तो आपके मित्रों प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है मित्रों, बालक के किस खेल में बल व दूरी में संबंध का ज्ञान करता है? देखिए किस खेल में बल और दूरी का संबंध पूछा है मित्रों। तो देखिए ये तो है रोलेट, ठीक है। रोलेट में बल व दूरी नहीं आती है, सांप सीढ़ी में भी नहीं आती, नंबर टॉप में भी नहीं आती, बल्कि जो गुल्ली डंडा है मित्रों ये बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कभी कभार। तो देखिए गुल्ली डंडा में आपको पता है ना, यहाँ से बल लगाया जाता है और बिल्कुल जो दूरी तय की जाती है, तो बल और दूरी के संबंध का ज्ञान गुल्ली डंडा खेल में हो जाता है। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 13 है मित्रों वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है मित्रों, किसी गणितज्ञ के कार्य की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? गणित में मूल्य का 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है ना। तो कोई गणितज्ञ है तो उसके कार्य की प्रशंसा करना, ये मूल्य पूछा है, नहीं कि गणितज्ञ गणित के बारे में जानने वाला है उसके बारे में नहीं पूछा, उसकी कार्य की प्रशंसा और ये पूछा है ना। तो देखिए सौंदर्यात्मक मूल्य, बौद्धिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य। प्रयोगात्मक मूल्य दैनिक जीवन में व्यवहार में हम प्रयोग करें गणित का, वो प्रयोगात्मक मूल्य होगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा है। सामाजिक मूल्य की बात करूँ तो समाज में जो आदर्श है विकसित होते हैं, जो मूल्य विकसित होते हैं समाज में, वो सामाजिक मूल्य हो गए। बौद्धिक मूल्य स्मृति, मस्तिष्क, है ना, याद, तो समझना, ये चीज़ें हैं, तब बुद्धि का विकास होता है, ये भी यहाँ पे नहीं पूछा है। यहाँ पे हो जाएगा सौंदर्यात्मक मूल्य। देखिए गणितज्ञ ने जो भी गणित में कार्य किया उस कार्य की प्रशंसा हुई है, यानी कि कार्य का सौंदर्य निखरित हुआ है ना, कार्य का सौंदर्य निखरा गया है मित्रों। इस प्रकार यहाँ सौंदर्यात्मक मूल्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15 पर, कि पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति है। पाठ्य वस्तु का चयन करना है तो गणित की प्रकृति कैसी है, ये प्रश्न पूछा गया मित्रों। निष्कर्ष स्पष्ट होना, निष्कर्ष सार्वभौम होना, सूत्र व सिद्धांत आधारित या उपर्युक्त सभी, है ना। तो देखिए निष्कर्ष स्पष्ट होना, कि निष्कर्ष या ना परिणाम स्पष्ट होना बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप 2+2 को जोड़ोगे तो निष्कर्ष स्पष्ट है, निश्चित है कि 4 ही आएगा। 2+2 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा ना। ये परिणाम क्या हो रहे हैं, स्पष्ट हो रहे हैं ना। प्रक्रिया हुई है 2+2 की, तो परिणाम निष्कर्ष स्पष्ट है ना, तर्क संगत है, निश्चित है, स्पष्ट है। इसके बाद निष्कर्ष सार्वभौम, ये विशेषता सही है। निष्कर्ष सार्वभौम, सार्वभौम सभी जगह एक समान। अगर आप 2+2 को जोड़ोगे मित्रों तो 4 आएगा। ये आप अमेरिका में जोड़ोगे तो भी 2+2 = 4 आएगा, है ना। अगर भारत में जोड़ोगे, है ना, इंडिया में जोड़ोगे तो भी 2+2 4 ही होगा। और अन्य कंट्री में जोड़ोगे, किसी राज्य में जोड़ोगे, है ना, किसी शहर में जोड़ोगे, सब जगह एक ही समान होगा, निष्कर्ष समान होगा। ये गणित की प्रकृति है बिल्कुल, और गणित सूत्र व सिद्धांत आधारित भी है, ये आपको बताना। तो इस प्रकार यहाँ उपयुक्त सभी विकल्प सही हो जाता है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 15 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके गणित शिक्षण वीडियो के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको आपके 15 में से कितने सही हो रहे हैं, ताकि आपको आपकी तैयारी का आभास हो जाए। और इसके अलावा आपको जो भी सुझाव देना है बिल्कुल, क्या कमी है ना,
तो बिल्कुल आप वीडियो में सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।